हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अणुसूत्र C3H9N से प्राप्त विभिन्न समअवयवों की संरचना लिखिए। उन समअवयवों के IUPAC नाम लिखिए जो नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे पहले कि जो C3H9N हमें दिया गया है, इसके यहाँ पर देखिए हम संभावित जो समअवयवी होंगे C3H9N, यहाँ पर इसके संभव समअवयवी 4 हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं 4 समावयवी, 4 समावयवी संभव है, संभव है। वही बच्चों देखिए हमें यहाँ पे कहा गया है कि नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करने वाले कौन से यहाँ पे एमीन होंगे। यहाँ पर इसकी जो संरचना बनेगी, इसमें जो एमीन होंगे, तो यहाँ पर बच्चों देखें कि जो यहाँ पर प्राथमिक एमीन होते हैं RNH2, ये यहाँ पर जब HNO2 के साथ क्रिया करते हैं, HNO2 के साथ क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का निर्माण करते हुए और यहाँ पर एल्कोहल का निर्माण करते हैं। साथ में बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर समझे, इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे और जो द्वितीयक और तृतीयक एमीन होती है उसकी भी हम क्रिया देखेंगे यहाँ पर HNO2 से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहले बात करें ये C3H9N के समअवयवी की। तो देखिए इसका जो पहला समअवयवी हम बना सकते हैं CH3 CH2 CH2। अब हमारे पास में दिया था C3H9, तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 और 2 7, 7 हाइड्रोजन हमने यूज कर लिए और यहाँ पर 3 कार्बन हमने यूज कर लिए। बचा हमारे पास में 1 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास में CH3 CH2 CH2 NH2 हो गया, जो कि यहाँ पर प्राथमिक एमीन है। ये यहाँ पर प्राथमिक एमीन है। वहीं पर बच्चों बात करें CH3 CH2 और अगला हमें यहाँ पे अगला हमें जो समअवयवी बनाना है, हम बच्चों जो NH2 है इसको दूसरे कार्बन पर शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास में बनेगा CH3 और यहाँ पर ये NH2। ये बच्चों हमारे पास में ये भी यहाँ पर प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन है। वही बच्चों देखिए बात करें इसके अगले यहाँ पर समअवयवी की, तो इसका जो अगला समअवयवी होगा यहाँ पर देखिए, अब इसके अलावा तो हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो वापिस से वही बन जाएगा। तो हम यहाँ पर अब द्वितीयक एमीन का निर्माण करें जो कि CH3 CH2 CH3 CH2 और यहाँ पर ये N और ये NH और ये CH3, ये यहाँ पर होगा। अब बच्चों यदि हम CH3 को इधर ले आए तो भी यही सेम यौगिक बनेगा, यानी कि यहाँ पर द्वितीयक एमीन एक ही प्रकार की बनेगी। वही बात करें तृतीयक एमीन की, तो देखिए CH3 और यहाँ पर ये CH3, ये हमारे पास में बच्चों यहाँ पर तृतीयक एमीन होगी। यहाँ पर ये हमारे पास में तृतीयक एमीन होगी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बात करें इनके IUPAC नाम की, तो इनके जो यहाँ पर IUPAC नाम होंगे, ये यहाँ पर देखिए 1 2 3। तो 1 पे हमारे पास में एमीन लगा और 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। यहाँ पर हम इसका नाम कहेंगे IUPAC नाम। वही बच्चों यहाँ पर इसका जो IUPAC नाम होगा, यहाँ पर CH3, इसका जो IUPAC नाम होगा 1 2 3, यानी कि हम कहेंगे प्रोपेन। यहाँ पर ये प्रोपेन और 2 नंबर पे एमीन लगा है, तो प्रोपेन 2 एमीन यहाँ पर इसका नाम होगा। वही बच्चों बात करें अगला द्वितीयक एमीन, तो यहाँ पर देखिए N मिथाइल इथेन एमीन इसका नाम होगा, N मिथाइल और इथेन एमीन, तो यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे N मेथिल, N मेथिल इथेन एमीन, N मेथिल इथेन एमीन यहाँ पर इसका नाम होगा। वहीं पर बच्चों जो अगला हमें दिया गया है, यहाँ पर तृतीयक एमीन है, तो इसका नाम हम इस प्रकार से लिखते हैं NN डाई मिथाइल डाई मेथिल और यहाँ पर मेथेन एमीन NN डाई मेथिल मेथेन एमीन यहाँ पर इसका नाम होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि नाइट्रस अम्ल से नाइट्रोजन गैस मुक्त करने वाले कौन से यहाँ पर एमीन होंगे। तो हमने पहले ही कहा है कि जो प्राथमिक एमीन होते हैं यहाँ पर HNO2 से क्रिया करके और नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक एमीन हमारे पास में प्रोपेन 1 एमीन और प्रोपेन 2 एमीन है। तो बच्चों यहाँ पर पहले देखें कि ये क्रिया किस प्रकार होती है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें किसी बेसिक की, यहाँ पर सामान्य यौगिक की, तो RCH2 और NH2 यदि यहाँ पर है RCH2 NH2, तो बच्चों यहाँ पर जब इसकी क्रिया HNO2 से की जाती है, HNO2 से, तो बच्चों यहाँ पर जो HNO2 होता है ये यहाँ पर प्रोड्यूस करता है देखिए
N प्लस डबल बॉन्ड O को ये यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जो कि यहाँ पर क्रिया करता है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, जब HNO2 की क्रिया की जाती है तो यहाँ पर से क्रिया करता है N प्लस और डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर क्रिया करता है। इससे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन क्या करता है कि इसको इलेक्ट्रॉन देता है, नाइट्रोजन यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल के बाहर, ये यहाँ से बाहर निकलती है, ये यहाँ से बाहर निकलती है। तो देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त होता है, यहाँ पर -H+ बाहर निकला, यहाँ पर -H+, यानी कि यहाँ पर हमने माइनस इसलिए लगाया कि H+ बाहर निकला है, तो यहाँ पर H+ को बाहर निकाला और यहाँ पर हमारे पास में बना RCH2 और ये यहाँ पर NH, और ये नाइट्रोजन यहाँ पर आके जुड़ेगा क्योंकि इसने यहाँ पर जो N+ डबल बॉन्ड हो ये नाइट्रोजन से आके जुड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे ये होगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हम इसे इस प्रकार बना ले NH और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O। अब बच्चों क्या होता है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देता है और ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर देता है। यहाँ पे इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये इधर देगा। तो बच्चों देखिए हमारे पास में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन फिर से यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और हमें यहाँ पर प्राप्त होगा -H+। अब बच्चों क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पर RCH2 और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और ये O- बना। अब बच्चों यहाँ पर जो ये H+ है ये H+ यहाँ पे आएगा और ये इसको परिवर्तित करेगा यहाँ पर RCH2 N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर OH में, क्योंकि H+ आया इधर और यहाँ पर H+ निकला था। इसके पश्चात क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वापस से ये जो H+ निकला था ये H+ फिर से क्रिया करता है और ये H+ क्रिया करके यहाँ पे बनाता है RCH2 N डबल बॉन्ड N और ये OH और यहाँ पर H+। तो बच्चों यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर ये जल निकलता है, यहाँ पर से ये जल निष्कासित होता है यानी -H2O और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है RCH2 N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस। तो इससे क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा RCH2 N और यहाँ पर प्लस डबल बॉन्ड N। और बच्चों यहाँ पर ये देखिए अच्छा लिविंग ग्रुप होता है यहाँ से, तो यहाँ से निकलता है। यहाँ पर यदि एलिफेटिक कार्बन के साथ, यहाँ पर एलिफेटिक समूह के साथ में यदि ये लगा होता है तो यहाँ से अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से निकलता है और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और हमें प्राप्त होगा RCH2 प्लस, यहाँ पर ये RCH2 प्लस होता है, RCH2 प्लस। अब बच्चों क्या होता है कि जो RCH2 प्लस है यदि इसका रीअरेंजमेंट संभव है, यदि पुनर्व्यवस्थापन संभव है, पुनर्व्यवस्थापन, यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बना है इस कार्बोकेटायन की हम बात कर रहे हैं, यदि कार्बोकेटायन का पुनर्व्यवस्थापन संभव है तो यहाँ पुनर्व्यवस्थापन यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि पुनर्व्यवस्थापन संभव है तो यहाँ पर कार्बोकेटायन शिफ्ट होगा, कार्बोकेटायन व्यवस्थित, या फिर हम कह सकते हैं कार्बोकेटायन स्थायित्व प्राप्त करेगा या कार्बोकेटायन स्थायी होगा, यदि पुनर्व्यवस्थापन संभव है। तो देखिए बच्चों हम यदि पुनर्व्यवस्थापन संभव होता है तो पुनर्व्यवस्थापन करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो हमें दिया गया है वो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे हमें प्रोपेन 1 एमीन दिया गया है जो कि प्राइमरी है और प्रोपेन 2 एमीन दिया गया है जो कि प्राइमरी है। तो देखिए दोनों किस प्रकार से यहाँ पर क्रिया करेंगे, तो CH3 CH2 CH2
और NH2। तो बच्चों यहाँ से हमने पहले की बात की है कि जब HNO2 क्रिया करेगा तो यहाँ पर निर्माण होगा कार्बोकेटायन का, यहाँ पर कार्बोकेटायन का निर्माण होगा। अब बच्चों जब कार्बोकेटायन का निर्माण होगा तो कार्बोकेटायन के निर्माण के पश्चात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और कार्बोकेटायन के निर्माण के पश्चात देखिए इसका रीअरेंजमेंट होगा। तो इसका रीअरेंजमेंट यानी पुनर्व्यवस्थापन संभव क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्बोकेटायन है प्राथमिक कार्बन की अपेक्षा द्वितीयक कार्बन पर अधिक स्थायी होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका पुनर्व्यवस्थापन यहाँ पर संभव होगा और यहाँ पर इस प्रकार से लगेगा और यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये H+ शिफ्ट होगा और यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर इसका पुनर्व्यवस्थापन होगा। अब बच्चों यहाँ पर जो OH था वो OH यहाँ पर क्रिया करेगा और यहाँ पर लगेगा CH3 और यहाँ पर ये एल्कोहल, ये इस प्रकार से यहाँ पर एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं प्रोपेन 2 ओल यहाँ पर इसका नाम होगा। वहीं पे बच्चों बात करें अगला जो कि हमें दिया गया है प्रोपेन 2 एमीन, तो CH3 CH NH2 और यहाँ पर ये CH3। बच्चों जब इसकी क्रिया HNO2 से करेंगे तो यहाँ पर भी हमें कार्बोकेटायन प्राप्त होगा CH3 CH2 और यहाँ पर ये CH3। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बोकेटायन स्थायी है क्योंकि द्वितीयक कार्बन पर लगा है और प्राथमिक कार्बन पर कम स्थायी होगा, लेकिन द्वितीयक पर ये अधिक स्थायी है। तो यहाँ पर हम इसका रीअरेंजमेंट यानी पुनर्व्यवस्थापन नहीं करेंगे क्योंकि ये स्थायी है। तो यहाँ पर अब OH समूह लगेगा, तो यहाँ पर ये होगा CH3 CH2 और ये यहाँ पर OH, यहाँ पर ये OH और ये CH3। वहां पर जो जल निष्कासित होता है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने अभिक्रिया की थी इसमें यहाँ पे जो जल निष्कासित हुआ था, ये जल यहाँ पर क्रिया करता है H2O और यहाँ पर ये OH का निर्माण करता है, यहाँ पर ये OH का निर्माण करता है यानी कि एल्कोहल यहाँ पर लगता है। तो इसका नाम भी होगा यहाँ पर प्रोपेन 2 ओल, यहाँ पर इसका नाम होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि जो प्राथमिक एमीन है वो किस प्रकार से यहाँ पर क्रिया करती है और नाइट्रोजन गैस मुक्त करती है। अब बच्चों यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक एमीन होती है। द्वितीयक एमीन यहाँ पर क्रिया करके येलो ऑयली यहाँ पर यौगिक का निर्माण करती है और तृतीयक एमीन यहाँ पर लवण का निर्माण करती है। लेकिन जो हमसे पूछा गया नाइट्रोजन गैस कौन मुक्त करता है, तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक एमीन यहाँ पर नाइट्रोजन गैस मुक्त करती है। तो यहाँ पर हमने उनकी अभिक्रियाएं देखी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।